अमित सांगा ने जेल से रक्षा मंत्री के नाम कई खत लिखा और उन्हें एक बार जेल में आकर मिलने की आग्रह किया। इसलिए एक दिन रक्षा मंत्री श्री जयशंकर आर्य अपने पीए और जेलर के साथ अमित सांगा से मिलने जेल में ही आ पहुँचे। जेलर रक्षा मंत्री साहब को बहुत ही आदर के साथ मुजरिम अमित सांगा के सेल में लेकर आया और बोला, सर यही है मुजरिम अमित सांगा। रक्षा मंत्री साहब ने अमित सांगा की तरफ देखते हुए बोले, मिस्टर अमित सांगा, आपका खत हमें मिला। मुझे आने में थोड़ा वक्त लग गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपने हमसे आग्रह किया था कि मैं यहाँ आकर आपसे मिलूँ। ऐसे भी मेरा फ़र्ज बनता है हर नागरिक से मिले और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। आप हमें किस लिए बुलाए हैं बेझिझक हमें बता सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करूँगा। अमित सांगा ने जेलर की तरफ संदेह नज़रों से देखा तो मंत्री जी ने जेलर को वहाँ से जाने के लिए इशारा करते हुए बोले, मिस्टर अमित सांगा, अब जो कुछ भी कहना चाहते हैं बेझिझक बोल सकते हैं। प्लीज़ आप विश्वास रखें, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरे से जहाँ तक हो सकता है मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। अमित सांगा मंत्री जी के आंखों में देखते हुए बोला, सर मुझे आपसे यही उम्मीद थी, इसलिए मैं आपको याद किया हूँ। मैं नहीं चाहता था जो मेरे साथ हुआ वो मेरे और किसी फौजी भाइयों के साथ हो या औरों के साथ हो। अमित सांगा ने अपनी अब बीती बताते हुए अपनी पुरानी यादों की भंवर में खोता चला गया। ये कुछ साल पहले की बात है, जब मैं फौज में था। एक दिन मुझे अपने साथियों के साथ मेघनैनी पोस्ट पर जाने का ऑर्डर मिला। पोस्ट का मतलब होता है भारत और पाकिस्तान के बीचों बीच एक लाइन खींची गई है जो दोनों देशों को एक दूसरे से अलग करता है और उसी लाइन को क्रॉस करके कोई आतंकवादी हमारे देश में ना आ जाए। इसलिए इस बॉर्डर के पास हमारे देश के सैनिक ठंडी, गर्मी, बारिश और बर्फबारी में भी इन बॉर्डरों पर ड्यूटी देते रहते हैं। मैं भी अपने कुछ साथियों के साथ रात में मेघनैनी पोस्ट के लिए निकल गया। उस रास्ते को सिर्फ रात में ही चढ़ा जा सकता था क्योंकि दिन में पाकिस्तानियों का खतरा रहता है। उस पर से बर्फ की नदियों से घिरा हुआ रास्ता अंधेरे में तय करना बहुत ही मुश्किल था। जिंदगी कब मौत में तब्दील हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता था। ग्लेशियर में कहीं कहीं पर छोटी छोटी काली पत्थरों का ढेर पहाड़ों के रूप में फैला रहता है जिसे मोरल कहते हैं। ग्लेशियर के बीच में कहीं कहीं पर छोटी छोटी गड्ढे झील के रूप में बना होता है तो कहीं कहीं तो ग्लेशियर के बीच में दरारें पड़ी होती है और पता भी नहीं चलता आगे दरार भी है, जिसकी लंबाई और गहराई लगभग 5 फीट, 10 फीट, 15 फीट से भी ज़्यादा होता है, जिसे कारावास भी कहते हैं। ग्लेशियर के बीच में चलना मुश्किल ही नहीं, फिर भी हम लोग चले जा रहे थे। कहीं कहीं ग्लेशियर झील तो कहीं कारावास बार बार बाधा डाल रही थी। उस काली रात में भी कहीं कहीं बर्फ के चमकने के कारण कुछ दिखाई दे देता, नहीं तो मुरैल काली बर्फ के कारण अंधेरा ही अंधेरा रहता था जिसमें आगे चलने में बाधा महसूस होती थी। उस पर से उस रात इतनी कटीली हवा चल रही थी जिसके कारण ठंड से पूरी शरीर कांप रही थी। आसमान में काले बादल चारों तरफ छाए हुए थे, उसमें तारे चारों तरफ इस तरह बिखरे पड़े थे मानो हम लोगों की स्वागत के लिए थाली में मोती सजा रखी हो। किसी तरह धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े जा रहे थे। जिसे बर्फ समझकर पैर रखते थे वही कारावास निकलता था और अचानक पैर अंदर चला जाता था। उसी में किसी तरह संभल कर आगे बढ़े जा रहे थे। हम लोगों को किसी तरह सुबह तक पोस्ट पर पहुंचना था। अभी कुछ ही दूर चले थे तभी मेरा पैर फिसला और मैं कारावास में जा गिरा। मेरे हाथ से रस्सी छूट गई जिसके सहारे हम लोग आगे बढ़ रहे थे। मैं धीरे धीरे कारावास के गहराइयों में धंसता जा रहा था। मैं जितना हाथ पांव मारता उतना ही अंदर धंसता हुआ महसूस कर रहा था। धीरे धीरे मेरी सांसें मेरा सांस छोड़ने लगी थी। अचानक मेरी आंखों में अश्कों की अंबारें छलक पड़ी और मेरा गला भर आया। मेरे घर की यादें मेरे मस्तिष्क में इस तरह घूमने लगी जैसे फिल्म चल रही हो। मेरे जाने के बाद मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। उसी समय जेवा की अश्कों से भरी हुई आंखें मेरे से आकर सवाल करने लगी, भैया आपने मुझसे वादा किया था आप मेरे शादी में ज़रूर आओगे। मैं उसके सवालों का जवाब नहीं दे सका और मेरे आंखों से अश्कों की अंबारें छलकता रहा। तभी हमें किसी के हाथ का स्पर्श हुआ। मैं देख पाता, इससे पहले मैं धीरे धीरे अपनी चेतना खोता चला गया। पता नहीं कितने दिनों तक मैं बेहोश रहा। जब मुझे होश आया मैं अपने आप को एक झोपड़ी में चारपाई पर लेटा पाया। ये देखकर मैं घबरा गया। मेरे सामने मेरे पैर के पास चारपाई के नीचे एक लड़की बैठी सो रही थी जिसके कोमल स्पर्श ने मुझे मनमुग्ध कर दिया था। वो सोई थी फिर भी उसका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। देखने में वो ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से सोई नहीं है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें गजब की कहर ढा रही थी। गुलाब की पंखुड़ियों सी उसकी पतली होंठ, उस पर से उसके होंठ के ऊपर दाहिनी साइड में एक छोटी सी काली तिल उसके चेहरे में 4 चांद लगा रही थी। उसने काले रंग की घंघरा और चोली पहन रखी थी। उसके सर पर
लाल और काली दोनों रंग की मिक्स चुन्नी उसके गोरे चेहरे को इस कदर निखार दिया था, देखने में ऐसा लग रही थी मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो। जब उसकी आंखें खुली और मुझे अपने तरफ इस कदर देखते हुए देखकर वो शर्मा गई और खुश होते हुए बोली, खुदा का लाख लाख शुक्र है जो आपको होश आ गई, मैं तो डर ही गई थी। अब कैसे हो बाबूजी आप? वो खुश होते हुए खुदा का शुक्रिया अदा दोनों हाथों को फैलाकर करने लगी। उसने मुझे चिंतित देखकर बोली, बाबूजी आप घबराए नहीं, यहाँ आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप यहाँ महीनों से इसी हालत में पड़े हैं। उस रात आपके कुछ साथी आपको कंधे पर लेकर यहाँ घबराए हुए आए थे, जब आपकी स्थिति बहुत ही नाजुक थी। आपका शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ते जा रहा था, आपकी सांसों की तारें बुझने लगी थी। उस पर से उस रात की तूफानी हवा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। तभी कुछ फौजी गाड़ी वहाँ आकर रुकी। मैं उठकर देखना चाहा तो वो हमें मना करते हुए बोली, नहीं बाबूजी, आपका इस हालत में उठना अच्छा नहीं होगा, मैं देखती हूँ। और वो बाहर चली गई। कुछ देर बाद जब वो लौटी, उसके साथ मेरे पलटन कमांडर मेजर नितिन सहगल और साथ में मेरे 2 साथी और भी थे जो उस दिन के सफ़र में मेरे साथ थे। मैं उन्हें देखकर उठना चाहा तो मेजर नितिन सहगल साहब ने मुझे लेटे रहने की सलाह करते हुए बोले, अब कैसे हो मेरे टाइगर? मैं हाँ में अपना सिर हिला दिया। तब तक वो लड़की एक ट्रे में पानी लेकर वहाँ आई और उन लोगों की तरफ बढ़ते हुए पूछी, साहब जी आप लोग खाने में क्या खाएंगे? मेजर साहब ने उसके बातों को काटते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम काजल है साहब जी, ऐसे प्यार से गांव वाले मुझे कजरी कहते हैं। काजल, तुम्हारे बारे में मैंने सुना, उस रात अगर तुम नहीं होती तो शायद मेरा ये टाइगर आज इस दुनिया में नहीं होता। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूँ मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन तुम्हारी जैसी वीर नारी को मेरा सलूट है। और वो काजल को सलूट किए। खुदा के वास्ते ऐसा ना कहें साहब जी, रब के मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो मैं और आप क्या चीज़ हैं? कजरी ने अपनी आंखें नीचे झुकाते हुए बोली। मेजर साहब इस जवाब का आशा नहीं किए थे। वो मुस्कुराते हुए बोले, काजल तुम सही बोल रही हो, लेकिन आज के युग में शायद ही तुम्हारे जैसे लोग होते हैं जो दूसरे के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। तुम धन्य हो काजल। साहब जी मेरा फर्ज था जो मैंने निभाया। आखिर ये शरीर एक न एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है, और ये शरीर किसी के ज़िंदगी बचाने के काम आ जाए तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है। आज के युग में तो नारी जाति इसे अपना शौक़ बना रखी है, लेकिन साहब जी गाँव में ऐसी बात नहीं है। हकीकत में नारी जाति के पास उसकी आबरू के सिवा और क्या होता है। अगर यही उसके पास नहीं रहा तो वो जिंदा रहकर ही क्या करेगी? इसके बिना उसका अस्तित्व ही क्या है? मेजर नितिन सहगल काजल की बातें सुनकर दंग रह गए। अमित सांगा और उसके साथी उन दोनों की बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। कुछ देर बाद मेजर साहब और उनके दोनों साथी 2 दिन बाद आकर उसे ले जाने के लिए बोलकर चले गए। अमित को आज ले जाने के लिए उसके साथी आने वाले थे। अमित काफ़ी खुश था। उसका स्वास्थ्य भी 2 दिन में काफ़ी बेहतर हो गया था, लेकिन इधर काजल काफ़ी बेचैन थी। अमित के जाने के बाद मेरा क्या होगा, ये सोच सोच कर उसका बुरा हाल था। इस गांव के लोगों से मैं कैसे नज़रें मिलाऊंगी? अमित के जाने के बाद इस गांव के लोगों के सामने मेरा क्या अस्तित्व रह जाएगा, जिसे पता भी नहीं कि उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए मैं अपने आप को भी उसे सौंप दी हूँ। अमित आज जाने वाला है, इस कारण वो सुबह से ही बहुत उदास थी। काजल मन ही मन अमित से प्यार करने लगी थी, लेकिन अमित को इसका एहसास भी नहीं था। अमित को भी काजल अच्छी लगी, लेकिन उसके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे देखकर काजल को थोड़ी शांति मिले। काजल अक्सर अमित के दिल में झांक कर देखना चाहती थी, उसके दिल में अपने लिए थोड़ी सी जगह है या नहीं, लेकिन अक्सर उसे निराशा ही हाथ लगता था। फिर भी काजल सुबह ही उठकर अमित के आने वाले दोस्तों के लिए खाने का इंतजाम करने लगी। लगभग 10 बजे ही अमित अपने दोस्तों के साथ जाने के लिए तैयार होकर बाहर निकला तो काजल उसे रोककर एक छोटी सी गिफ्ट उसके हाथ में देते हुए बोली, बाबूजी अगर कभी याद मेरी आ जाए तो यहाँ ज़रूर आना, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। अमित कुछ नहीं बोला और अपने साथियों के साथ चला गया। काजल उसके गाड़ी को देखते रही जब तक वो उसके आंखों से ओझल नहीं हो गया। काजल इस आशा में देखती रही कहीं अमित मुड़कर उसे देखेगा, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। काजल अमित के इस व्यवहार से काफ़ी दुखी थी। एक बार वो पलट कर देख ही लेता तो उसका क्या बिगड़ जाता। अगर वो हमें नहीं चाहता है तो क्या हुआ, गहरी समझ के एक बार तो देख सकता था। बहुत देर तक काजल अपने दिल को झूठा दिलासा देती रही। कैसी है तेरी बेवफाई ओ यारा, जान पे मेरी बन आई। उधर उसके दोस्तों ने अमित का मजाक उड़ा रहे थे। अमित ने बहुत ही मुश्किल से सभी को हटाया। तुम लोग विश्वास क्यों नहीं करते यार, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था जो तुम लोग सोच रहे हो।
वो मेरी देखरेख बिल्कुल अपनों की तरह की है। मुझे तो उस दिन पता चला जब मेजर साहब ने काजल से बात कर रहे थे। वो जिस तरह मेरा ख्याल रखी शायद कोई अपना भी नहीं रखता। काश मेरे हाथ में होता और मैं इतना धनी होता तो उसके लिए एक ताजमहल बनवा देता। तभी उसके एक दोस्त ने उस गिफ्ट को लेकर पैकेट फाड़ने लगा जिसे काजल ने दिया था। वो पैकेट फाड़ने के बाद उसमें से शीशे का एक ताजमहल निकला था। देखने में वो तो कम दाम का था लेकिन उसकी खूबसूरती देखने लायक थी। सभी उसे देखकर उसकी तारीफ कर रहे थे। तभी वहाँ मेजर नितिन सहगल आ पहुँचे। सभी उठकर खड़े हो गए। अमित उठना चाहा तो उसे पकड़कर बैठाते हुए बोले, अमित कैसे हो तुम? अब तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अमित अभी तुम कुछ दिनों के लिए रेस्ट करो। अगर घर जाना चाहो तो तुम मेरे तरफ से जा सकते हो। नहीं सर, मैं अभी तो घर से आया हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर घर जाने का मन करे तो मुझे बता देना। और हाँ अमित, काजल तुम्हें कैसी लड़की लगी? उन्होंने अमित की तरफ देखते हुए बातों ही बातों में पूछा। सर काजल का मैं जितना तारीफ करूं शायद वो कम ही होगा। उस दिन मैं आप दोनों की बातें सुना। गांव की लड़की में इतना डेवलपमेंट मैंने सोचा नहीं था। अमित तुम्हें नहीं पता, वो बहुत ही बहादुर, संस्कारी और नेकदिल लड़की है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर भी वो बिना डरे, बिना कोई स्वार्थ के तुम्हारी वो सहायता की। और आज तुम जिंदा हो तो सिर्फ उसी के वजह से, नहीं तो आज तुम इस दुनिया में नहीं होते। शायद तुम्हें नहीं पता, उसने अपना मान मर्यादा सब कुछ छोड़कर तुम्हें बचाने के लिए अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दी। इन सब के बाद उसका क्या होगा उसने एक बार भी नहीं सोचा। उस रात हमारे साथियों के पास साधन था, पावर था, फिर भी कुदरत के आगे सब मजबूर थे। तब उस रात उस लड़की ने आगे बढ़कर तुम्हारा हाथ थामा और आज तुम मेरे सामने खड़े हो। मेजर नितिन सहगल इतना ही बोलकर चुप हो गए। उनके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी। सर मैं कुछ समझा नहीं, प्लीज आप साफ साफ हमें बताएं। अमित, उस रात जब तुम कारावास में गिर गए थे तो वहां से तुम्हारे साथियों ने किसी तरह तुम्हें निकाल कर ला रहे थे, लेकिन रास्ते में तुम्हारी स्थिति बहुत ही खराब होता जा रहा था। उस पर से मौसम खराब होने के कारण तुम्हारे लिए किसी भी तरह की सहायता वहां तक पहुंचाना मुमकिन ही नहीं हो रहा था। तब तुम्हारे साथियों ने तुम्हें लेकर उस गांव में गए, इस आशा के साथ कि कहीं कोई डॉक्टर मिल जाए तो प्राथमिक उपचार हो जाएगा। जब तक मौसम ठीक होने पर शायद कोई सहायता आ जाए। वहाँ डॉक्टर तो मिला लेकिन दवाइयों के अभाव में वो डॉक्टर भी चाहकर कुछ नहीं कर पा रहा था। और इधर तुम्हारा शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ते जा रहा था। तुम्हें बहुत सारे कंबल और स्लीपिंग बैग से ढका गया था, फिर भी तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। तब उस डॉक्टर ने तुम्हारे साथियों को बोला, इसे बचाना अब मुश्किल है, धीरे धीरे इसकी नब्ज भी गिरता जा रहा है। इसे बचाने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हाँ एक तरीका है जो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तुम्हारे साथियों ने उस डॉक्टर को विश्वास दिलाया। आप पहले बताए तो सही, हम लोग एक सोल्जर हैं, हमारे डिक्शनरी में नामुमकिन नहीं होता है। मुझे पता है बेटा, इसीलिए तो मैं इस जवान को बचाना चाहता हूँ। बर्फ़ में ज़्यादा देर रहने के कारण इसकी स्थिति बहुत ही नाजुक हो चुकी है। अगर इसे शरीर की गर्मी दी जाए तो हमें विश्वास है इसकी स्थिति में कुछ सुधार आ जाएगी। एक अनजाने जगह पे जहाँ कोई भी अपना नहीं था, उस रात कुदरत भी हम लोगों से जैसे रूठ गया था। परिस्थिति तो बहुत ही गंभीर थी, लेकिन सामना तो किसी तरह करना ही था। उस गांव के लोग जब ये बातें सुने तो सभी वहां से धीरे धीरे चले गए, लेकिन काजल वहीं खड़ी रही। उसके आंखों से अश्कों की धारा बिन बारिश के बरसात की तरह बरस रही थी। सब निराश हो चुके थे। तुम्हारे सभी साथी असहाय की तरह इधर उधर नजरें दौड़ा रहे थे, लेकिन उस वक्त सहायता के लिए कोई आगे नहीं आया। और आता भी कैसे? सहायता भी ऐसी थी कि कोई चाह कर भी हमारी सहायता नहीं कर सकता था। तभी काजल आगे बढ़ी और बोली, आप लोग इन्हें मेरे घर पहुंचा दें, आगे रब की मर्जी। तुम्हारे साथियों के चेहरे पर खुशी की लहरें दौड़ गई। वो तुम्हें उठाकर उसके घर ले गए, जहां तुम्हें काजल ने एक नई जिंदगी दी। जब मुझे पता चला तो मैं काजल के घर उससे मिलने गया। उस समय तक तुम्हें होश नहीं आया था। उस गाँव में वो अकेली रहती है। उसके माँ बाप का एक हादसे में मौत हो गई थी। तब से वो उस गांव में अकेले ही रहती है। काजल एक सभ्य परिवार से बिलोंग करती है। उसका अभी तक शादी नहीं हुआ है। मैं उस रात उसके रोने का कारण सुनकर सन्न रह गया। साहब जी, मेरे जैसी गरीब लड़की के पास इस आबरू के सिवा और होता ही क्या है। खुदा ने मुझे उस रात ऐसे परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ पे निर्णय लेना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। इधर खुदा का बनाया हुआ वो जिस्म जो नश्वर है, एक न एक दिन उसे मिट्टी में ही मिल जाना है, और दूसरी तरफ खुदा का ही बनाया हुआ एक फरिश्ता जो दूसरे के लिए अपनी जिंदगी का परवाह नहीं करता और आज इस परिस्थिति में पड़ा है। तभी अमित बोला, सर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं काजल से एक बार मिलना चाहता हूँ। कोई बात नहीं अमित, तुम कब जाना चाहते हो? मेजर नितिन सहगल ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछे। सर जब आप हमें जाने की अनुमति दे दे।
मैं तो चाहूँगा आज ही चले जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पहुँचने में बहुत देर हो जाए। ठीक है अमित, मैं तुम्हारे जज्बातों को समझ रहा हूँ। तुम कल सुबह चले जाना और मेरी गाड़ी ले लेना। तुम्हें जब तक वहाँ रहने का दिल करे तुम रुक सकते हो। मुझे एक मैसेज दे देना। अब तुम आराम करो, तुम्हारा स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है। वो बोलकर वहाँ से चले गए। रात भर अमित सांगा सो नहीं सका। उसे बार बार मेजर साहब और काजल की बातें उसके मस्तिष्क में गूंजता रहा। जब वो अपनी आंखें बंद करता, काजल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती। उसकी आंखें अमित को बेचैन कर देती थी। अमित रात भर काजल के यादों में और उसके झील सी आंखों में खोया रहा। वो बार बार उठकर घड़ी की तरफ देखता रहा। उसकी इस हरकत से उसके साथ वाले सब परेशान थे, लेकिन वो सब उसके परिस्थितियों को जानते थे, इसलिए उसका मजाक उड़ा रहे थे। मजनू सो जाओ, अभी रात के 12 बजे हैं। तो कोई बोलता अभी 2 ही बजे हैं, सुबह होने में भी टाइम है यार, सो जाओ अभी। इसी तरह उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाते रहे। सुबह होते अमित मेजर साहब की गाड़ी लेकर काजल से मिलने के लिए चला गया। जब अमित वहाँ पहुँचा, वहाँ का दृश्य देखकर उसे बहुत दुख हुआ। काजल बेड पर लेटी थी। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। उसे बहुत तेज बुखार था। अमित को देखकर काजल के चेहरे खेल उठे थे। काजल अमित को देखकर उठने की कोशिश की तो अमित ने उसको अपनी बाहों में लेकर उसे अपनी गोद में लिटा लिया। उस समय काजल की रोम रोम पुलकित हो गया था। वो कुछ समय के लिए जैसे ख्वाबों की दुनिया में भ्रमण करने लगी थी। तभी अमित ने पूछा, काजल तुम कहाँ खो गई? कुछ नहीं बाबूजी, काजल बोलकर अपनी आंखें नीचे झुका ली। काजल, तुम्हें क्या हाल बना रखी हो? तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया और मुझे एक बार भी नहीं बताया। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था? अगर मेजर साहब ने हमें नहीं बताया होता तो मुझे आज भी पता नहीं चलता, और जब पता चलता तो क्या मैं खुद को कभी माफ़ कर पाता? अपने आप को तुम्हारा गुनहगार समझकर खुद को पश्चाताप के आग में जलाता रहता। काजल, तुम्हें एक बार तो मुझे बताना चाहिए था। नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मैं नहीं चाहती थी अपनी बेचारगी आप पर सौंपूं। मैं जैसे भी थी अपनी जगह पर ठीक थी। मैं अपने साथ आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। पता नहीं आप क्या सोचते, यही सोचकर मैं नहीं बताई। अगर आप मना कर देते तो मेरी जो आपके प्रति विश्वास थी वो भी खत्म हो जाती। काजल अपनी आंखें नीचे झुकाते हुए बोली। काजल, तुम एक बार बोल कर तो देखी होती। नहीं बाबूजी, मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूँ जो अपने स्वार्थ के लिए आपको मजबूर करती। बाबूजी, आपके जाने के बाद मैं उन भीगी लकड़ी की तरह जल रही थी जिसमें आग तो लग गई थी, लेकिन उसके बर्बादी का धुआं जब तक मैं जिंदा रहती निकलते रहता। अमित सांगा ने काजल को अपनी आगोश में भर लिया और उसके होठों पर अपना होठ रख दिया। ऐसे नहीं बोलते हैं पगली, ऊपर वाला सब देखता है। निस्वार्थ किया गया काम का फल ऊपर वाला जरूर देता है। काजल, मैं यहाँ तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अमित काजल के आंखों में झांकते हुए बोला। काजल की आंखें भर आई थी। वो अमित की बाहों में आकर रोने लगी। अमित काजल को लेकर मेजर नितिन सहगल के पास गया। उस समय मेजर साहब अपने कमरे में ही थे। काजल मेजर साहब के पैर को छुई तो उन्होंने काजल को सोने के गले का हार अपने गले से निकाल कर दिए और बोले, काजल, ये मेरी पत्नी ने मुझे गिफ्ट किया था, इसे संभाल कर रखना। और अमित को अपने गले से लगाकर बोले, मुझे विश्वास था अमित, तुम ऐसा ही करोगे। काजल को बोले, बहू, इस पगले का ख्याल रखना और इसे अपने पल्लू से बांध कर रखना, देखना कहीं ये भाग न जाए। अमित, बहू को लेकर जाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ, सफ़र में थक गई होगी, कल बहू को अपने घर ले जाना। अमित घर पहुंचकर अपने घर वालों को सारी आप बीती बताई। ये सुनकर उसके घर वालों ने काजल को अपना बहू स्वीकार कर लिए। जेवा तो खुशी से जैसे पागल हो रखी थी। वो काजल के घर में आ जाने से बहुत खुश थी। काजल भी जेवा को अपनी बहन की तरह प्यार करती थी। जहाँ रहती दोनों साथ में। काजल ने कुछ ही दिनों में अपने व्यवहार से सभी का दिल जीत ली थी। सब उसे बहुत ही प्यार करते थे। घर में वो सबकी लाडली बन गई थी। कुछ ही दिनों में अमित की छुट्टी खत्म हो गई और वो काजल से जल्द ही घर लौट के आने का वादा करके वापस चला गया। एक दिन अमित के नाम टेलीग्राम आया। उसे जल्द घर बुलाया गया था। जब अमित घर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसकते नजर आने लगी। उसके सामने जेवा और काजल की लाश पड़ी थी। पूछने से पता चला जेवा जब शाम को घर लौट रही थी तो उसके क्लास के एक लड़का ने उसके साथ मुंह काला किया। जब जेवा ने काजल को ये बात बताई तो वो रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन गई थी, लेकिन उसे क्या पता था वहाँ तो उससे भी बड़ा दरिंदा बैठा था। थाना प्रभारी ने काजल को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा तो काजल ने उसी के रिवॉल्वर से अपनी आबरू को बचाने के लिए खुद को गोली मारी। ये देखकर थाना प्रभारी घबरा गया और कोई चश्मदीद गवाह न बचे, इसलिए जेवा को खुद ही गोली मार दिया। कोर्ट में जेवा के साथ हुए बलात्कार को बदचलन और धंधे वाली साबित करके
वहीं केस को खत्म कर दिया गया। और काजल को जब पता चला कि उसके पति की बहन जेवा एक बच्चलन और धंधे वाली है, वो उसे शरीफ समझती थी। ये सुनकर और पुलिस के पास उसका रिकॉर्ड देखकर वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठी और एक पुलिस के सामने उसी के रिवॉल्वर से जेवा को मारकर खुद आत्महत्या कर ली। पुलिस को मोटा रकम मिलने से और खुद अपनी गर्दन बचाने के लिए उसने बहुत ही आसानी से इस केस को बदचलन और आत्महत्या का केस बनाकर इसे खारिज करा दिया। लेकिन अमित सांगा को विश्वास था उसकी बहन ऐसी नहीं थी और काजल कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती थी। उसने हर अधिकारी का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसे इंसाफ कहीं नहीं मिला, क्योंकि ये केस एक पुलिस डिपार्टमेंट की थी। वहाँ एक फौजी का क्या बिसात था। ये सारा आलम जो आज चैन की नींद सोता है, इन्हीं फौजियों के कारण। और पुलिस वाले जब इन्हें या इनके घर वालों को ही सुरक्षा न दे सके और वही भक्षक बनकर हमारी माँ बहनों और बेटियों पे बुरी नज़र रखने लगे तो क्या होगा। जब इन फौजियों के परिवार सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो वो क्या करेंगे। अगर कोई हादसा उनके घरों में हो जाए तो ये पुलिस वाले उनके साथ आम पब्लिक से भी बदतर व्यवहार करते हैं। फौजियों को तो बड़े ही मुश्किल से छुट्टी मिलता है, उसमें भी वो पुलिस चौकी की खाक छानते रहेंगे तो उनका क्या होगा। अमित सांगा को जब कहीं इंसाफ नहीं मिला तो वो खुद ही इंसाफ करने का निश्चय किया और वो पहले जेवा के साथ जिसने बलात्कार किया था उसको एक सुनसान जगह पे ले जाकर इतने बेरहमी से मारा था कि उसे देखकर बलात्कारियों का दिल दहल जाता। वो अगले जन्म में भी इस तरह के घिनौने काम करने से पहले 50 बार सोचते। दूसरा थाना प्रभारी को भी उसने उसी के रिवॉल्वर से उसी के सिर में गोली मारकर आत्महत्या दिखा दिया और देखने वालों के लिए वो एक आत्महत्या था, क्योंकि उसने अपने नोट में मरते समय लिखा था, मैं जेवा और काजल का कातिल हूँ। मैं उन लोगों को मारकर उनको आत्महत्या शो करवा दिया था। मैं अदालत में झूठी गवाह दी थी, इसलिए मेरी आत्मा मुझे बार बार धिक्कार रही है, यही कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। तीसरा उस वकील को जिसने जेवा को बदचलन और धंधे वाली बनाया था और काजल के मौत को आत्महत्या साबित कर दिया था। जज के सामने उसके सर पर जब रिवॉल्वर रखा तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पैसे लेकर अदालत में झूठा केस लड़ा था, लेकिन अमित सांगा ने उसे दूसरी कोई और झूठा केस न लड़े इससे पहले उसे ऊपर भेज दिया। अमित सांगा ने जज साहब को रिवॉल्वर देते हुए बोला, जज साहब मैं एक फौजी हूँ। जब हमें अपनी माँ बहनों की आबरू इन जैसे भेड़ियों से नहीं बचा सकते तो इस देश की सेवा क्या करेंगे। जब हमारे भाई बॉर्डर पे जगते हैं तो हमारे देशवासी चैन के नींद सोते हैं। हमारे लिए तो दिन खून की होली और गोले बारूद से रात दीपावली की तरह होती है। जज साहब हमारे घर से जाने के बाद हमारे घर वाले को हर पल ये डर सताए रहता है कि दोबारा घर लौटकर आएगा भी या नहीं। हमारे फौजी भाई अपनी माँ बाप, भाई बहन और नवविवाहिता पत्नी को छोड़कर बॉर्डर पर अपने लिए नहीं आप लोगों के लिए रहता है। उनके ही कारण आज आप लोग चैन की नींद सोते हैं। आपने कभी देखा है किसी नेता या बिजनेसमैन का बेटा या उनके परिवार से कोई फौज में? नहीं जज साहब, उनकी दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहता है। हमारे देश में एक समय था जब जय जवान और जय किसान के नारे गूंजा करते थे और आज उन दोनों की इस देश में कोई परवाह नहीं है। जब उन लोगों के साथ इस तरह की व्यवहार हो तो क्या वो चूड़ियां पहन रखे हैं? जो दूसरों के लिए अपना जान दे सकते हैं तो क्या वो अपनों के लिए किसी का जान नहीं ले सकते? जज साहब मेरे जैसे एक सोल्जर को आज एक मुजरिम बनाने में कहीं न कहीं आपका ये कानून जिम्मेवार है। अमित की आंखें आंसुओं से भर गई थी, लेकिन वो खुश था उन जालिमों को सजा देकर। कानून अपने हाथ में लेने और 3 आदमी की हत्या करने के आरोप में धारा 323, 377 और धारा 302 के तहत फांसी न देकर उसके जज्बातों को मद्देनजर रखते हुए उसे उम्र कैद की सजा दी गई। रक्षा मंत्री श्री जयशंकर आर्या ने सारी बातों को सुनकर उसके साथ इंसाफ जरूर होगा ये आश्वासन देकर वहां से चले गए। कुछ ही दिनों में रक्षा मंत्री श्री जयशंकर आर्या ने खुद ही अमित सांगा के केस पर एक सीबीआई जांच बैठाई। उस जांच के आधार पर अमित सांगा के केस को फिर से रीओपन करवाया। जेवा और काजल के केस में जो भी गुनहगार पाए गए उन सबको कड़ी से कड़ी सजा देते हुए जज केपी सक्सेना ने अमित सांगा को बाइज्जत रिहा कर दिया, ये कहते हुए कि एक फौजी जिसके लिए दिन और रात खून की होली खेलना एक आम बात है, उसके घर में कोई इस तरह की हादसा हो जाए और उसे इंसाफ न मिले तो वो पागल हो ही जाएगा। यही हादसा अमित सांगा के साथ हुआ। उसे इंसाफ नहीं मिलने के कारण वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठा और भावनाओं में बहकर वो ये जुर्म कर बैठा। अमित सांगा एक फौजी है और उसने जिन परिस्थितियों में ये हत्या किया है उसके जगह पर अगर कोई भी होता तो वो यही करता। इसलिए इन बातों को मद्देनजर रखते हुए अमित सांगा ने आज तक जितना सजा काट चुका है ये उसके गुनाहों से ज़्यादा हो चुका है, इसलिए उसे इसी वक्त बाइज्जत रिहा किया जाता है। अगर आगे से किसी भी सोल्जर के साथ किसी तरह की बदतमीजी का केस पाया गया तो उस शख्स के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।